हमारे पास क्या होता है, रैंडम फंक्शन होता है जिसकी वजह से गैसेस मॉलिक्यूल अपने आप में कोलाइड करेंगी, कोलाइड विद इटसेल्फ एंड एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड जो वॉल ऑफ द कंटेनर पे फोर्स पर यूनिट एरिया लगाता है वही हमारे पास प्रेशर बन जाता है गैसेस का। तो मॉलिक्यूलर स्पीड हमारे पास ऐसा नहीं होता कि सभी पार्टिकल्स की अलग अलग होगी या सभी सभी पार्टिकल्स की सेम होगी। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली हम तीन तरीके से डिवाइड करके रखते हैं। कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्पीड इतनी होगी, कुछ की इतनी होगी, कुछ की इतनी होगी। ओके, ऐसा ही हम लेके चलते हैं। हमारे पास तीन मॉलिक्यूलर स्पीड आती है: एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, ज्यादातर बेसिकली तो इनका मैथमेटिकल वो है हमारे पास डेफिनेशन एंड एक्सप्रेशन। एवरेज स्पीड क्या होगी? सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को का एवरेज निकालना है, बस वो इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर क्या होगा? पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड निकाल के उसका रूट लेंगे, तब हमारे पास रूट मीन स्क्वायर आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? स्पीड possessed by maximum number of molecules, speed possessed by maximum number of molecules known as most probable speed। मतलब जैसे अगर हमारे पास पूरे गैस में 100 पार्टिकल्स मान के चलते हैं, 100 पार्टिकल्स एज्यूम करते हैं, उसमें से 80 पार्टिकल्स की स्पीड हमारे पास क्या होगी? हाइपोथेटिकल है सब चीज, x मीटर पर सेकेंड। तो x मीटर पर सेकेंड क्या बन जाएगी हमारे पास? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ओके, so now let's discuss in this video different type of molecular speed and their expression also. नाउ है ये होती है √8 RT/πm। गंदा फॉर्मूला है। फॉर्मूले मैंने नहीं बनाए, ईश्वर ने तय करे हैं, तो जो उन्होंने चाहा तय किया। एवरेज वेलोसिटी इज √8 RT/πm। और ये होती क्या है एवरेज? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे ऐसे n पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और पहले की स्पीड है v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3 और चौथे की ऐसे ऐसे करके vn, n पार्टिकल्स। मान लो एवोगेड्रोस नंबर पार्टिकल्स है तो बहुत सारे लाखों करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों ऐसे आ जाएगा, इस तरह से डिवाइडेड बाय n। इसी को कहते हैं मीन स्पीड। हाउ मीन? व्हाट डू यू मीन? दिस इज द मीन। सिंपली जैसे हमने एवरेज अभी परसेंटेज निकाला ना, 100 + 80/2, ऐसे ही दो थे तो अपॉन 2 किया, तीन थे तो अपॉन 3 करते, n है तो अपॉन n कर दिया। ये है मीन स्पीड। अरे पर v1 v2 v3 vn तक तो हम जानते ही नहीं। मजे की बात है, अगर आप डिराइव करेंगे, हम नहीं कर रहे पर अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली ये जुड़ जुड़ाकर इसके बराबर आ जाएगा। कितना? √8 RT/πm। ठीक है, किस काम आता है? पहले फॉर्मूला देख लीजिए फिर देखते हैं। ये था अभी जो हमने लिखा था, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है u एवरेज, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? कैपिटल M। आपने v लिखा था, यहाँ u लिखा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो अच्छा लगे आप लिख लीजिए। वो थी एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। ठीक है, अगर इसी की बजाय एक दूसरी स्पीड की चर्चा हम करें, जिसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? इट इज समथिंग लाइक, अगर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसी जादू से दिखने लग जाएं, तो और आप सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकाल सकें कि भाई इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, और मान लीजिए आपको ये दिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड है, तो आप कहेंगे ये 2 मीटर्स पर सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल है। द स्पीड विच इज एक्चुअली पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये वास्तव में होती है, हाँ ये वास्तव में, इसकी खूबसूरती है कि वास्तव में है। वास्तव में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की एक्चुअली नापी हुई स्पीड है, या जो होनी चाहिए उनकी स्पीड, अगर वो देखें, जैसे कुछ की 1 मीटर पर सेकंड, कुछ की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है, और मैक्सिमम अगर पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी 2 मीटर्स पर सेकंड है, तो मैं कहूंगा इस गैस सैंपल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड है। फॉर्मूला है, इसका भी है, इसको लिखते हैं UMP। एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल।
हम वी लिख दें, आप वी लिख दीजिए। दिस इज रूट 2RT/m। याद दिला दूं, यू मीन, जो मीन वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वो थी √8RT/m। कि RT/m की रूट तो बड़ी पॉपुलर है। आप देखिए, कहीं वहां पे 8/π था और यहां पे 2 आ गया है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, जो भी हो वो तो ठीक है, पर आपने तीसरे का भी वचन दिया था, वो भी सुन लीजिए। उसको कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी या आरएमएस स्पीड, एंड यू आरएमएस इज √3RT/m। आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर। गजब नाम है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। जी हाँ, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, और ये होती है, फॉर्मूला है √3RT/m। ठीक है, और ये है क्या? ये आरएमएस क्या है? ये बड़ी मजेदार चीज है। कैसे? इसका फॉर्मूला ऐसे आता है, अगर आप स्पीड्स ले लें u1, u2, u3 डॉट 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 un, और स्पीड्स को स्क्वायर कर लें, डायरेक्ट ऐड करें ना, पहले स्क्वायर कर लें, और इन स्क्वायरों का एवरेज लें n, फिर उसकी रूट ले लें। ये क्या पागलपंती है? क्या किया तुमने? दोबारा देख लीजिए। हमने कहा स्क्वायर ऑफ स्पीड्स क्या है? u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर, ये है स्क्वायर्स ऑफ स्पीड। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने उसको n से डिवाइड किया तो हमने मीन ले लिया, तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स हो गया ये। अच्छा, फिर हमने इस पूरी चीज को रूट में बंद कर दिया, तो ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स हो गया। अच्छा, 3 up to un divide by n, वो यूज नहीं करते क्योंकि जनरल टू √2RT/m। एंड हमारा वेरी गुड विशाखा, वेरी गुड साधना, कैपिटल है हमारे पास, मोलर मास होता है नित्तू m इंटू यू मीन स्क्वायर हमारे पास, एंड यू मीन स्क्वायर का अगर आप रूट करते हो तो हमारे पास यू आर एम एस आ जाता है, जो इसकी डेफिनेशन से, जिसके नाम से ही पता लगता है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर करें, क्योंकि रेशियो अगर हमें एक भी आर एम एस पता होगा तो हम उससे एवरेज भी निकाल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल भी निकाल सकते हैं भाई। एंड एवरेज में आपको याद रखना पड़ेगा, ये बचेगा हमारे पास आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ RT/m इन ऑल केसेस, रूट भी कैंसिल हो, 224 डिवाइड बाई 1.128। यूआरएमएस पता होगा तो यू एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से? इस रेशियो की हेल्प से। यूएमपी गिवन होगा, यूआरएमएस पूछा है, डायरेक्टली आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। क्लियर एवरीवन? Okay, the temperature at which oxygen molecule have the same root mean square speed as helium atom have at 300 Kelvin is 60 P. Find the value of P. हमें P निकालना है, जो जो चीजें मेंशन है पहले वो देख लेते हैं। The temperature at which oxygen molecules, temperature पूछा है किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, which oxygen molecule have the same root mean square speed as helium atom, मतलब किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हीलियम की रूट मीन स्क्वायर स्पीड के इक्वल होगी जब इसका टेम्परेचर 300 होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? रूट से रूट कैंसिल, नहीं पता लगता रूट से रूट कैसे कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर लेना, स्क्वायर ले लेना, हो जाएगा अपने आप से कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर से आर क्योंकि कांस्टेंट है दोनों, बचेगा क्या? टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम गैस। ओके, एंड टेम्परेचर ऑफ O2 क्या होगा? 60 P गिवन है हमारे पास, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। O2 का मोलर मास क्या होगा? एनीवन? O2 का मोलर मास, टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना गिवन है? 300, एंड हीलियम का मोलर मास होता है 4। O2 का मोलर मास क्या होगा हमारे पास? कार्तिकेय 16 क्यों लिखते हो आप? O2 का मोलर मास, O2 का मतलब डाई एटम है आपके पास, एक एटम का होता है 16, तो 2 का 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला आपको आता है, सारी चीजें आती हैं आपको, बस मॉलिक्यूलर मास में आप ये भूल गए कि O2 एज अ डाई मॉलिक्यूलर, सॉरी से कुछ नहीं होता कार्तिक, नहीं नहीं मैं 40, it give the statistical average of the speed of the whole collection of gaseous molecules. So Maxwell Boltzmann distribution speed में हमारे पास क्या होगा? Maxwell and Boltzmann and molecular speed u के साथ। ओके, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का 1/n, n हमारे पास क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ओके, एन हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डी एन हमारे पास क्या होगा, सेलेक्टेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड अगर हम डी एन बाई एन करें तो हमारे पास क्या रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने दे सिंपली प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड इंटरवल विद मॉलिक्यूलर स्पीड। क्लियर? तो एक एक मॉलिक्यूल्स का ग्राफ उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड के साथ हमारे पास ड्रॉ करना मुश्किल था, इसीलिए दे सिंपली प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे गैस पार्टिकल्स हैं, इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो गया, ये अलग फ्रैक्शन होगा, ये अलग फ्रैक्शन होगा, ये अलग फ्रैक्शन होगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होंगे हमारे पास। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब डीएन डिवाइड बाय एन, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। एंड हमारे पास ऐसे ग्राफ आता है। एंड मॉलिक्यूलर स्पीड जो होगी गैसेस की, वो या तो जीरो के इक्वल होगी, मतलब मॉलिक्यूल मोशन है ही नहीं उस केस में, या फिर वो जीरो से ज्यादा बट इन्फिनिटी से कम। क्लियर? एंड अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास ग्राफ में ऐसे चलता है एंड एक पीक आती है एंड फिर वापस से स्लोप डाउन हो जाता है। ये मॉलिक्यूलर स्पीड है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीड की वैल्यू ज्यादा, यहाँ पर थोड़ी मॉडरेट, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। डेफिनेशन क्या थी, स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कम होंगे एंड यूआरएमएस में हमारे पास सबसे कम पार्टिकल्स होंगे, कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, और रैंडम मोशन इंक्रीज होने से हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीड्स इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन कोलाइड की वजह से मॉलिक्यूलर स्पीड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन कोलाइड की वजह से, कोलाइड इंक्रीज होने की वजह से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले यूएमपी रखते थे वो कम हो जाएंगे। जैसे T1 टेम्परेचर हमारे पास कम होगा, T2 ज्यादा होगा, मेंशन भी है। तो इस T1 टेम्परेचर पर अगर मैं इसको मानूं dn/n 1, इस टेम्परेचर पर मैं इसको मानूं dn/n 2, 1/du अलग रख देते हैं अभी। सो dn/n 1 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू dn/n 2। चेक कर सकते हो, अब सिंपली नंबर लाइन है वो तो सबको पता है, जैसे नंबर लाइन से दूर जाएंगे पॉजिटिव साइड में तो नंबर इंक्रीज होते हैं। तो हायर टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा रहेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम हो जाएगी, यूएमपी 2 ज्यादा रहेगी हमारे पास एज कम्पेयर टू यूएमपी 1। मतलब हायर टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज हो गई, मॉलिक्यूलर स्पीड सारी की सारी मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पहले उनकी वैल्यू पीछे थी, अब थोड़ी नंबर लाइन पे आगे खिसक गई, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज हो गई, बट जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे हमारे पास। एक मिनट, M2 हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू M1। क्लियर? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। UMP2 हमारे पास क्या होगा, 1 ज्यादा होगा हमारे पास। एक मिनट, फिर क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे पास केस होगा, पहला जो ग्राफ होगा वो M2 मोड आएगा जिसपे थोड़े कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एंड यूआरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा। आप नंबर लाइन से चेक कर सकते हो, यूआरएमएस सबसे ज्यादा, फिर यू एवरेज, एंड फिर हमारे पास यूएमपी। लेकिन इन्हीं के करॉस्पॉन्डिंग आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल चेक करोगे यूआरएमएस में, फिर आता है एवरेज में, एंड सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में। सो क्लियर एवरीवन? ये फिर इसको हिंदी में बोल रहे हैं तो भिन्न बोलते हैं, ये कौन बताएगा? व्हाट इज रियल गैसेस, गैस की तरह बिहेव करेंगे। ओके, कौन से टेम्परेचर कंडीशन पर? हाई टेम्परेचर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, बॉयल्स लॉ से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K1। तो कांस्टेंट है, चाहे हम इसको PV वर्सेस P के क्रॉसपॉन्डिंग प्लॉट करें, चाहे इसको वॉल्यूम के क्रॉसपॉन्डिंग करें, कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि K एक कांस्टेंट है। तो आप कुछ भी वेरी कर लो, कांस्टेंट K ही रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन आ गई आइडियल गैस की। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 H2 हीलियम, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है हमारे पास, उस पे हमें ये अलग अलग ग्राफ देखने को मिलते हैं, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या दिखाती है, एक अभी हम जेड भी देखेंगे क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या क्या। जैसे ये तो हमारे पास क्या था, पीवी आइडियल। ओके, ये हमारे पास क्या है, पीवी रियल। ये भी हमारे पास क्या है, पीवी रियल, अलग अलग गैस का। तो दो कंडीशन आते हैं, या तो पीवी रियल हमारे पास आइडियल से ज्यादा होगा, या फिर हमारे पास आइडियल से कम होगा।
रियल हमारे पास पीवी आइडियल से कम होगा। पॉजिटिव डेविएशन जब आता है जब पीवी रियल हमारे पास आइडियल से ज्यादा होगा। एंड अगर इस कंडीशन में हम प्रेशर भी कांस्टेंट मान लें तो हमारे पास कुछ अलग केस आएगा। क्लियर एवरीवन? सो नाउ लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो एंड किस की हेल्प से मेजर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये क्या चीज है? ये शानदार चीज है। कैसे? आइए बताते हैं आपको। बहुत आसान है और उसका बड़ा फैंसी नाम है। क्या कहां से आता है ये? आप देखिए, लोगों ने कहा कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो इसका मतलब पीवी अपॉन एनआरटी बराबर 1 फॉर आइडियल गैस। हाँ, लेकिन क्या कोई वास्तव में आइडियल गैस है? नहीं। अगर कोई आइडियल गैस नहीं है तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं, भाई गैस या तो आइडियल होगी और या नहीं होगी। हाँ जी, अगर है तो पीवी बाय एनआरटी विल बी इक्वल टू 1। हाँ जी, और अगर वो आइडियल गैस नहीं है तो पीवी अपॉन एनआरटी विल नॉट बी इक्वल टू 1। यस, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1, व्हाट वुड बी इक्वल टू? सम नंबर। विच नंबर? एनी नंबर। विच नंबर? से जेड। अच्छा, तो पीवी अपॉन एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी वुड इक्वल टू एनी अदर नंबर। 1 है तो आइडियल है और 1 नहीं है तो कुछ तो होगा, और जो होगा हमने कहा हम उसे बुलाएंगे एक नाम से, उसको सिंबल देंगे Z और कहलाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा, तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। अच्छा, एंड Z नॉट इक्वल टू 1 फॉर रियल गैस। ओह, ये तो बड़ा आसान है। तो रियल गैस की इक्वेशन आ गई हमारे पास। हाँ, आ गई। अरे, तो ये तो बड़ी आसान थी, पहले ही बोल देते। नहीं, ये इतनी आसान और मासूम लगती है, बहुत दुष्ट इक्वेशन है नहीं, क्योंकि Z, ये मत सोच लेना कांस्टेंट है। Z एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। Z डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, एवरीथिंग। मतलब अमोनिया के लिए अलग होगा, मीथेन के लिए अलग होगा, मतलब नेचर ऑफ गैस के साथ बदलेगा। उसी गैस का प्रेशर बदलोगे, वॉल्यूम बदलोगे, टेम्परेचर बदलोगे, कुछ भी बदलोगे, ये बदल जाएगा। तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब वेरिएबल है जिसके बारे में हमको हवा ही नहीं लगती शुरुआत में यहां पे। पर कोई बात नहीं, एक फीचर तो आया। एक चीज और है, Z लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, और Z मोर देन 1 मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। ओह, ये कैसे बोल दिया आपने? समझाता हूं, बहुत ही आसान है, आप देखिए मजा आएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास है ऐसा कुछ, पीवी बाय एनआरटी, और ये रियल है, इज 1, सॉरी इज Z। ठीक है, और ऐसे पीवी अपॉन एनआरटी एक आइडियल था तो ये 1 होता। हाँ जी, डिवाइड कर दो, कर दो। डू यू सी कि मोल्स तो हैं जो है, आर है जो है, और टेम्परेचर है जो है। आइडियल हो या नॉन आइडियल, ना तो मोल पे फर्क पड़ता है ना टेम्परेचर पर, वो सेम ही है। अगर सेम एनआरटी है तो कट जाएगा। सेम नंबर ऑफ मोल्स है, सेम टेम्परेचर पर रखा है, एनआरटी सेम है, कैंसिल हो गया। तो पीवी रियल बाय पीवी आइडियल, ये है। तो Z क्या है? Z है पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, क्या कहा था? हमने कहा था इफ पीवी रियल इज लेस देन पीवी आइडियल, इसका मतलब था अट्रैक्शन डोमिनेट्स। इसी को डिवाइड कर दीजिए, तो पीवी रियल बाय पीवी आइडियल इज लेस देन 1, इसका मतलब है Z लेस देन 1, मतलब यही सेम, अट्रैक्शन डोमिनेट्स। पुरानी चीजें थी, बस एक नया नाम दे दिया है, पीवी को हमने Z के टर्म्स में लिखना शुरू कर दिया है। और अगर रियल पीवी लेस देन आइडियल था तो हमने कहा था अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। वही चीज घुमा फिरा के बोल रहे हैं, अगर Z लेस देन 1 है, अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। इसे याद कर लीजिए, Z लेस देन 1 अट्रैक्शन, मोर देन 1 रिपल्शन। मोर, R फॉर रिपल्शन। और लेस देन 1 मतलब अट्रैक्शन।
ऐसा Z लेस देन 1। यहां तक ठीक है? ये पॉइंट्स, ये टिप्स बहुत अच्छी हैं, इनको याद रखना चाहिए आपको। और एक चीज और देखिए, अगर ये बराबर है किसके, पीवी रियल, Z क्या है, पीवी रियल बाय पीवी आइडियल की। अब पीवी में आप दो तरह से इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इफ वी रियल इज इक्वल टू वी आइडियल, अगर ऐसा होता तो Z क्या होता, पी रियल बाय पी आइडियल, ऐसे सोच सकते थे। और इफ पी रियल बराबर पी आइडियल कुछ ऐसा हो जाता, तो Z क्या था, वो था वी रियल बाय वी आइडियल। ये एक्चुअली मैं इतने गंदे फॉर्मूले लिखता नहीं, बहुत स्टूपिड से हैं, ये किताबों में लिखे होते हैं, इसलिए मुझे लिखने पड़ रहे हैं। इनसे कोई बहुत ज्यादा फील आती है, एक्चुअली फील तो यहीं से पूरी आ जाती है, एकदम अमृत आ जाता है कलेजे में, है ना। फिर भी आप ऐसा देखना चाहें तो कॉमन सेंस से देख सकते हैं, पी पी कट गया तो वी बचा, वी कट गया तो पी बचा, यही बोल रहे हैं। वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत सड़ी बात बोल रहे हैं, डायरेक्ट आ जाएगी, इसके लिए हैरान मत होइए। आसान है, अच्छी बात। डिवाइड बाय आर टी, अगर जेड की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीवी मोर देन 1 होगी एंड जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो हमारे पास रियल गैसेस होती हैं, या तो वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा होगा तो आइडियल गैस से कम होगा। सो व्हेन जेड इज इक्वल टू 1 तब हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर होगा। लेकिन तो अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जेड की वैल्यू, अगर हम इस जेड इसको जेड इज इक्वल टू 1 माने, इस पॉइंट पे जेड की वैल्यू 1 है हमारे पास, तभी आइडियल बिहेवियर आएगा। तो इस कंडीशन में जेड इज लेस देन 1 एंड इन सभी कंडीशन में जेड इज मोर देन 1। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो हमारे पास ये कंडीशन आएंगी जब जेड की वैल्यू मोर देन 1 होगी एंड जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्लियर एवरीवन? एंड इससे एक और पॉइंट आता है, जेड को हम क्या भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आता है इस केस में, क्या था, पी, वॉल्यूम को हटा देते हैं, प्रेशर को हटा देते हैं, वॉल्यूम 1 होगा। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो कहेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा ही रहेगा। सो क्लियर एवरीवन? बिटवीन मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस में मोर देन 273, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस में लेस देन 273। ये वाली एट लो प्रेशर कंडीशन पीवीएम इज इक्वल टू आरटी, एंड जब जेड की वैल्यू मोर देन 1 होगी रियल गैस का कम होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस से। टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीज होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा। ग्राफ जितना डीप जाता जाएगा उतना ज्यादा हमारे पास अट्रैक्शन होता जाएगा। ठीक है, और ये आइडियल कंडीशन फॉलो क्यों नहीं करता? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब जो वॉल्यूम हमने माना है कि जैसे जो गैस का मॉलिक्यूल्स होगा, एक गैस के पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल या गैसेस के मॉलिक्यूल्स, वो कंटेनर के मुकाबले नेग्लिजिबल होगा, वो भी हमारा एक गलत एजम्पशन होगा। रियलिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड उसी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मानेंगे अभी आगे जाके। ओके, तो अब इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर करेक्शन टर्म्स, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम ज्यादा है कम हो सकता है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स आ जाएंगे एंड प्रेशर करेक्शन टर्म्स। ओके, सो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म्स। तो गैस के केस में हमने केटीजी में प्रेशर कैसे एक्सप्लेन किया था, माइक ऑन करके बता दो। वेरी गुड हर्षित, बताया था वैसे एक बार कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हमारे पास फोर्स एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की वॉल पे पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास उसका फोर्स अप्लाइड करते हैं पर यूनिट एरिया, कौन करेगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स किस पर, कंटेनर की वॉल पे, तो वो हमारे पास इसका प्रेशर बन जाएगा। पी इज इक्वल करेंगे तो जो फोर्स इस बार लगेगा वो फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगा, यानी प्रेशर हमारे पास लो होगा एज कंपेयर टू आइडियल कंडीशन। सो क्लियर एवरीवन? प्रेशर करेक्शन टर्म्स क्यों आया, पार्टिकल था। अब वन बाय वन सारे पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, जब ये कोलाइड करेगा इसको ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे, जब ये कोलाइड करेगा इसको बाकी पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सारे के सारे पार्ट वन बाय वन कोलाइड भी करेंगे एंड सारे के सारे पार्टिकल्स सभी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी करेंगे जब कोलाइड करेंगे वो। ओके, सो मॉलिक्यूल्स आर ड्रैग बैक बाय अदर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम हो जाएगा रियल गैसेस में, या फिर जो मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया वो कम हो जाएगा। सो क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सभी को, किसी को डाउट इस केस में करेंगे, वो होगी प्रेशर करेक्शन टर्म। ओके, सो पी आइडियल इक्वल टू पी एक्चुअल प्लस प्रेशर करेक्शन टर्म्स, एंड प्रेशर करेक्शन टर्म्स हमारे पास
कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जैसे क्या है, करेक्शन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने क्या बताया था अभी कि सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जब ये कोलाइड करेगा इसको ये तीनों अट्रैक्ट करेंगे, जब ये कोलाइड करेगा इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी। तो जब एक टाइम पे सारे कोलाइड करेंगे, एक ही टाइम पे सारे अट्रैक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग द कोलाइड मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली क्या होगा, गैस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n/v कंसंट्रेशन ही होता है। दूसरा क्या है करेक्शन टर्म्स में, कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, वो भी हमारे पास n/v होगा। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, ऐसा तो है नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करेंगे, एक मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेगा, सारे मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड भी करेंगे, एंड सारे मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेगा उसको अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v एंड प्रेशर करेक्शन टर्म्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। टर्म्स हमारे पास क्या होगी, a n स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो मतलब pressure of ideal gas it is equal to pressure of real gas plus pressure correction terms a n square divided by v square। ओके, ए हमारे पास क्या होगा, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट और विल बी द ए। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ए की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज होगी, एंड लिक्विफेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विफेक्शन मतलब गैसेज गैस से लिक्विड में चली जाएंगे। इंक्रीज होने से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा हमारे। सो ए इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड ए पोलर मॉलिक्यूल के ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर, क्योंकि पोलर में ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। एंड अगर नॉन पोलर गैस आ गई, जैसे हमारे पास H2 आ गया, Cl2 आ गया, उस कंडीशन में कैसे करें, उसमें हम सरफेस एरिया यानी मोलिकुलर मास देखेंगे। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज, मोलिकुलर मास भी लिख लेना। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एंड वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, एंड ए की वैल्यू इंक्रीज होगी फॉर नॉन पोलर। ओके, हमने क्या माना था, जैसे अगर हमारे पास ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास ये है, हमने क्या माना था केटीजी में कि इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा एज कंपेयर टू कंटेनर के वॉल्यूम के। लेकिन अगर हम इनको एक तरीके से अरेंज कर दें, हाइपोथेटिकल केस ले लें कि पूरे मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ओके, तो कोलिजन के लिए क्या होगा, सिर्फ ये वाला वॉल्यूम अवेलेबल होगा कोलिजन के लिए। इसमें तो पार्टिकल्स, मतलब इतना तो मास इतना वॉल्यूम तो पार्टिकल अपना घेर के रखेंगे, तो ये वाला वॉल्यूम बन जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर कोलिजन। ओके, सो वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जो वी आइडियल क्या आता है, वी माइनस एन बी। एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, बी हमारे पास एक और बोल्ट्जमान एक और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट। बी क्या होता है, वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा जो 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या होगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एंड ये क्या होगा, ये वाला जो बचेगा एरिया वो हमारे पास होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब इस एरिया के अंदर, इस बिगर सर्कल के अंदर एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता, एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स नहीं आ सकता। तो दो मॉलिक्यूल के केस में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, दो वॉल्यूम के केस में एक्सक्लूडेड इस जो बड़ा सा स्पेयर है उसको बोलेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम उसका। तो वो क्या होगा 4/3 पाई आर। आर क्या होगा इस बार 2r, एक आर ये रहा दूसरा आर ये रहा, सो 2r होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये तो दो मॉलिक्यूल का केस था। अगर हम 1 मोल के लिए देखें, 1 मॉलिक्यूल्स के लिए देखें, एक मॉलिक्यूल के लिए देखें, तो उसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड हमारे पास क्या रहेगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये सेम एक्सप्रेशन, ये एक मॉलिक्यूल होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, जनरली हम इसी को लेके चलेंगे, चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे डायटोमिक। ये हमारे पास पर मोल, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है साइज पर, क्योंकि सारी वैल्यू कांस्टेंट है, बस आर ही चेंज हो गई यहाँ पे, तो डायरेक्टली साइज के प्रोपोर्शनल होगा। एंड इट इज द मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और इफेक्टिव साइज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, इफ टू टू गैसेस हैव द सेम बी, उनका जो बी की वैल्यू है वो सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट ए है, देन गैस हैविंग द लार्जर वैल्यू ऑफ ए विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम। ऐसा क्यों, क्योंकि ए क्या बताता है, अट्रैक्शन। जैसे ही अट्रैक्शन इंक्रीज होगा वो गैसेस पास पास आने लग जाएंगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा अपने आप से।
सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। ओके, एंड ओवरऑल हमारे पास सी आती है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, P plus a n square divided by v square into v minus nb is equal to nRT। ये प्रेशर करेक्शन टर्म्स, ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स। ओके, ए एंड बी वॉन डेर वाल कांस्टेंट होंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा हमारे पास। सो क्लियर एवरीवन, तो ये था हमारे पास वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। सो क्लियर एवरीवन, इज देयर एनी डाउट एनीवन रिलेटेड टू दिस वन? P प्लस इस मतलब अब हमें गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? सो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग गैसेस इनटू लिक्विड, नाम से ही क्लियर है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। एंड अकर्स व्हेन, कब होगा गैस लिक्विड में कन्वर्ट? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। सो अकर्स व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम हाई। एंड इसमें हमारे पास एक ग्राफ है जिसको एंड्रयूज आइसोथर्म बोलेंगे, सेम टेम्परेचर पर आता है। एंड ये जनरली CO2 के लिए गिवन था हमारे पास, गिवन बाय एंड्रयूज, सो दैट्स व्हाई नोन एज एंड्रयूज आइसोथर्म। सो कर्व रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड इसको बोलते हैं पीवी रिलेशनशिप, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा। अगर आइडियल गैस होता तो डायरेक्टली आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन अब CO2 रियल गैस है, उस कंडीशन में ये तो फॉलो होगा नहीं, तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह भी बिहेव करेगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारे पास ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे। तो जैसे ए है हमारे पास बी, अब चेक कर सकते हो हमने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर की टर्म से हम लेके चलेंगे, वॉल्यूम अपने आप चेंज होता जाएगा। हमने प्रेशर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पॉइंट बी पर जाते ही हमारे पास लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड पॉइंट बी से सी तक हमारे पास इक्विलिब्रिया रहेगा लिक्विड का एंड वेपर का, CO2 के केस में। सो रीजन ए टू बी गैसेस फेस कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए टू बी में सिर्फ गैसेस फेस होगा, एंड कंप्रेशन करेंगे मतलब इंक्रीज करेंगे एक्स कांस्टेंट टेम्परेचर। रीजन बी सी में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास, एंड रीजन सी डी में हमारे पास सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने पर हमको थोड़ा सा ही वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, लेस कंप्रेसिबल होते हैं गैस के कंपैरिजन में, नेग्लिजिबल टू कंप्रेस। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये इक्विलिब्रियम हमारे पास कम होता जाएगा, ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम सिर्फ एक पॉइंट पे रहेगा, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। एंड आप चेक कर सकते हो इस टेम्परेचर पर ये जो कर्व है ये किसके लिए आ गया, आइडियल कंडीशन आ गई, प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है isotherms of CO2। So now let's continue with this video and use isotherm at different temperature। आइए टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दें। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, आप देखें क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा करने लगे। तो आपको कंडेंस करना है तो सेम प्रेशर लगेगा या आपको और प्रेशर लगाना पड़ेगा? आपको और प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आप देखें वही ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर उठ गया, ऐसे हो गया। तो पहले वाला ग्राफ कैसा था? पहले वाला मान लीजिए ऐसा था। अब आप देखेंगे थोड़ा सा अलग हो गया है, ऐसे, इस तरह से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जो वेपर प्रेशर है, ये था P1 नॉट, ये है P2 नॉट। P1 नॉट था टेम्परेचर, T1 पर वेपर प्रेशर, ये T2 पर वेपर प्रेशर है P2 नॉट। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, और बढ़ाते 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 अगर आप इसी तरह से करेंगे तो एक बड़ा दिव्य ग्राफ प्रकट होगा। ग्राफ को दिव्य क्यों कहा, आप देखिए, आपको खुद फील आ जाएगी। आप देखें, मैं यहां बना देता हूं इस तरह से। ये क्या, ये दिव्य शिवलिंग कैसे बना दिया यहां पर? अब ये अमरनाथ शिवलिंग जैसा दिखता अवश्य है, पर ये एक्चुअली एंड्रयूज आइसोथर्म का फल है। इसीलिए मैंने दिव्य शब्द का भी प्रयोग किया था। वास्तव में दिव्य है ये।
किसी एक टेम्परेचर पर, ऐसे ही किसी हायर दूसरे टेम्परेचर पर ग्राफ देखेंगे ऐसा दिखता है, उससे भी हाई पर जाएंगे ऐसा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपको ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। ओके, और अगर ऐसे ये टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5 टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जो क्या देख सकते हैं, फ्लैट पोर्शन है, जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। प्लीज नोट ये प्योर लिक्विड था, प्लीज नोट ये पॉइंट प्योर वेपर था। वेपर और लिक्विड के बीच का अंतर कम होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा when this line, जो फ्लैट पोर्शन है लाइन, इट इज जस्ट रिड्यूस्ड टू अ पॉइंट। Oh my God, what is the point? There is a lot of point, just see. वो ऐसा आ जाएगा बस इस तरह से, एक बस जस्ट यहां पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, एक पॉइंट जहां जस्ट कर्वेचर चेंज होके निकल जाएगा, वो लाइन नहीं रहेगी, एक पॉइंट रह जाएगा। इसकी इधर प्योर लिक्विड है, जी हाँ, इसके इधर प्योर वेपर है, जी हाँ, बस एक पॉइंट आएगा, उस जैसे पॉइंट को क्रॉस करेंगे झपाके से पूरा लिक्विड वेपर में या पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। इसके बियॉन्ड टेम्परेचर और हीट कर देंगे, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब ग्राफ वैसा हो जाएगा, ये क्या है, दीज आर टी मोर देन टी सी, ये अब कुछ कुछ आइडियल गैस जैसे आने लगे हैं, मिलते जुलते रादर, क्योंकि ये अब वो पी वर्सेस वी का जो ऐसा वाला ग्राफ था वो आ गया है। मतलब गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा है तो फ्लैट पोर्शन नहीं आ रहा, लिक्विड स्टेट गायब हो गई, अब गैस की लिक्विड स्टेट बची ही नहीं, वो सिर्फ गैस है। अच्छा, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, ये हाईएस्ट टेम्परेचर था जब गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को, जो पॉइंट है इसके इधर पूरा लिक्विड है, इसके इधर पूरी वेपर है, और ये जो बाहर ज्यादा टेम्परेचर है ये क्या है, इनको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। बहुत फैशनेबल बात है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, हाँ, क्रिटिकल से ज्यादा सुपर क्रिटिकल, दैट्स वेरी स्टूपिड थिंग। हाँ, नाम बड़ा फैंसी है, चीज बड़ी साधारण सी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात है, राइट। तो एक चीज और है, क्रिटिकल पॉइंट पर इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है और वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, और जो आइसोथर्म का टेम्परेचर था कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। होती है इक्विलिब्रिया के बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, सॉरी बिटवीन वॉल्यूम लिक्विड एंड गैस, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट हम। एंड क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको क्रिटिकल टेम्परेचर, जो प्रेशर होगा क्रिटिकल प्रेशर, जो वॉल्यूम होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इस टेम्परेचर से ऊपर अगर हमारे पास ये एक्स मतलब कितना गिवन था वैसे ये CO2 के इसमें 31 पॉइंट या फिर 30.98 के समथिंग था। सो अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाला टेम्परेचर लेते हैं एंड फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो कितना भी प्रेशर हम अप्लाई कर लें, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें इस टेम्परेचर पर, कितना भी कर लें, गैसेस लिक्विफाइड नहीं होंगे, गैसेस लिक्विड में नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिस पर सुटेबल प्रेशर अप्लाई करने पर वो हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। लेकिन इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई करने पर, कि जिससे ऊपर अगर हम टेम्परेचर लेते हैं उसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई करें तो गैसेस कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे। तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच हमारे पास गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। टेम्परेचर अबव विच मतलब टेम्परेचर अबव विच, इस टेम्परेचर से ऊपर गैसेस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। टेम्परेचर अबव विच द गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर, चाहे आप प्रेशर कितना भी अप्लाई करो। एंड एट TC, इसको ऐसे भी बता सकते हो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पास टू गैसेस कंटिन्यूअसली due to equilibrium, and as intermolecular forces increases
TC also increases. जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा गैसेस का, वैसे वैसे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा एंड एज ऑफ लिक्विफेक्शन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। क्रिटिकल प्रेशर क्या था? क्रिटिकल टेम्परेचर पे अप्लाई किया गया प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर। मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा? सो क्रिटिकल प्रेशर हम देख ही चुके हैं, वॉल्यूम मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। एंड क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? VC, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। सो 1 मोल गैस थी, हमने इसको उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर दिया, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम आएगा उसको वो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम। इनकी वैल्यू क्या होगी? VC हमारे पास होता है 3B एंड TC हमारे पास होता है 8A डिवाइड बाई 27 RP एंड PC हमारे पास होता है A डिवाइड बाई 20B²। ये सारी ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3 × B, सिर्फ B पे डिपेंड करेगा। क्रिटिकल प्रेशर होता है A डिवाइड बाई 27B² एंड TC हमारे पास क्या होता है? 8A डिवाइड बाई 27। पास विस्कोसिटी क्या होगी, वेपर प्रेशर क्या होगा एंड सरफेस टेंशन क्या होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होगी? लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट इनके शेप फिक्स नहीं होते, कंटेनर पे डिपेंड करती है एंड कैन फ्लो, इसलिए इनको फ्लूइड भी बोला जाता है। फ्लूइड्स में हमारे पास गैस आती है एंड लिक्विड, गैसेस एंड लिक्विड दोनों को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी है, डेंसर होंगे एज कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसेस। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे लिक्विड के गैसेस से बट कम होंगे सॉलिड से। इन intermolecular forces in liquid are stronger in comparison to gaseous state and weaker than in liquid state. ओके एवरीवन। एंड वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? जैसे हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं, जैसे वाटर ही लेते हैं, कवर है हमारे पास ये कंटेनर, तो जब वाटर को बॉईल करेंगे तो कुछ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो फेस में जाएंगे, मतलब वेपराइजेशन होगा। ओके लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये इस पे चिपक जाएंगे, ड्रॉप सी बन जाएगी, तो ये नीचे भी आएंगे, मतलब कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉरी लिक्विड से गैस गए, फिर गैस से वापस से लिक्विड आ गए, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए, उस कंडीशन में जो वेपर्स होंगी लिक्विड की, वो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगी इस प्रेशर की, इस वॉल्यूम, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो उसका वेपर प्रेशर होता है। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, pressure applied by the vapor of liquid on the surface of liquid known as vapor pressure. So pressure exerted by the vapors over its liquid when it is in equilibrium with liquid. Equilibrium कौन सा? Rate of evaporation is equal to rate of condensation. जिस रेट से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के वो गैसेस फॉर्म में जाएंगे, उसी रेट से अगर वो नीचे आते हैं गैस से लिक्विड में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एंड उस कंडीशन में जो वेपर्स होंगी लिक्विड की, प्रेशर अप्लाई करेंगी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो उसका वेपर प्रेशर बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वैसे नॉर्मली मतलब पहले करते थे 9th 10th में कि जिस पे लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब कैसे डिफाइन करते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब हमारे पास बॉइलिंग शुरू हो जाती है। सो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नल में एटमॉस्फेयर ही होता जाता है, तो दैट्स व्हाई जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इसी पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर। फिर आता है सरफेस टेंशन। जैसे अगर ये हमारे पास लिक्विड है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर, जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है, वो तो सब मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होंगे इक्वली, तो नेट अट्रैक्शन एक तरीके से जीरो कह सकते हैं इनके ऊपर, रिजल्टेंट अट्रैक्शन निकाले। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर होगी, सबसे फर्स्ट लेयर होगी, वो सिर्फ नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी मॉलिक्यूल से, इनवर्ड पुल बोलेंगे जिसको। तो इनवर्ड पुल की वजह से जो ऊपर फर्स्ट लेयर होगी उस पर एक टेंशन रहती है ड्यू टू इनवर्ड पुल, एंड इस टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स में डाउनवर्ड अट्रैक्शन होगा, इंटीरियर मॉलिक्यूल में ऑल डायरेक्शन में होगा। तो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स से कुछ चेंज आएगा नहीं, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल्स में
ड्यू टू इनवर्ट पुल, सारे मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचेंगे ताकि ऊपर जा सके। ओके, एंड जैसे जैसे इनवर्ट पुल इंक्रीज होगा, टेंशन इंक्रीज होगी सरफेस लेयर पर, एंड इसी टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसके बाद आता है विस्कोसिटी, फ्लो होने की टेंडेंसी, बेसिकली मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी लिक्विड के फ्लो होने में, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी आपके पास। एंड अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड while it flow, फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड लेके चलेंगे। एंड मिल्क फ्लो फास्टर देन हनी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मिल्क आपका ज्यादा तेज बह सकता है एज कंपेयर टू हनी, क्योंकि हनी में अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में एज कंपेयर टू मिल्क। सो क्लियर एवरीवन? सो आज के सेशन में इतना ही था। So is there any doubt anyone related to this? Big question. 0.5 moles of gas A and X moles of gas B exert a pressure of 200 Pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given R is the gas constant in joule per mole per Kelvin. So X is, okay. यहाँ पे हमें दिया है कि हमारे पास गैस A के 0.5 मोल्स है एंड गैस अप्लाई करें तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, 2 बचेगा and 2 will be equal to 0.5 plus x है। So इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 plus r हो जाएगा। So 2/r equal to 1/2 plus x को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 plus 2x/2। ओके, एंड ये 2 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4/r हो जाएगा। 4/r equal to 1 plus 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4/r माइनस, सो चेक करते हैं ऑप्शंस को, 4 minus r divided by 2r, ये हमें कहाँ दिया है 4 minus r divided, the volume of gas A is twice EB into VB divided by NB R into TB। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू सेम है, वॉल्यूम जो है VA, इस VA की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2VB लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2VB लिख दिया है VA की जगह। ठीक है, सो वॉल्यूम हो गया है। नाउ अब हमें प्रेशर के बीच में तो रिलेशन फाइंड करना है, R कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, सो Na NB कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, एंड टेम्परेचर भी सेम है, मतलब कि TA TB भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दोनों तरफ VB आ गया है, सो VB से VB भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है 2 into P, ये हमें दिया है ऑप्शन A में। So that's why on and krypton are found to deviate, negligible हो जाती है, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है P V minus B equal to RT। और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 से एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी है ये हाई प्रेशर पे दी हुई है। ओके फाइन, एंड अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की बात करें तो Z इक्वल टू क्या होता है PV by RT। अगर 1 मोल गैस है तो Z क्या होता है PV by RT होता है। तो जो सेकंड इक्वेशन आई है इससे हम PV by RT की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई करें फ्रॉम इक्वेशन 2, चाहे 1 इक्वेशन ले या 2 दोनों सेम ही है, फ्रॉम इक्वेशन 2 PV माइनस PB इक्वल टू RT। अब इन तीनों को ही अगर हम RT से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा PV by RT माइनस PB by RT इक्वल टू 1। ओके, एंड PV by RT को हम क्या लिख सकते हैं Z लिख सकते हैं, सो Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस PB by RT। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो Z की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा होगी, और आइडियल गैस जब होती है तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 आती है एग्जैक्टली, और यहाँ पे Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रही है। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर हम ग्राफ बनाए, ये हमारी इक्वेशन है Z इक्वल टू 1 प्लस P इंटू B बाय RT, ऐसे लिख सकते हैं। हम ग्राफ बना रहे हैं Z वर्सेस P, Z और P के बीच में, तो Z को अगर हम Y एक्सिस पे ले तो Y इक्वल टू mx प्लस C वाली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेशर जो है वो x है और स्लोप क्या हो जाएगा m, दैट इज स्लोप इक्वल टू B बाय RT। अब जो 4 गैसेस हमें दी है उन चारों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है और R भी गैस कांस्टेंट है, तो RT की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा ग्राफ का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, B वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस गैस के लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, स्टीपेस्ट हमें इंक्रीज दिखाई देगा उसके लिए।
तो बी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बी जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट है ये गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को डिनोट करता है कि गैस का मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, सो जिस गैस का मॉलिक्यूल साइज ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, उसी के लिए बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज ऑफ गैस। एंड अब चारों गैसेस के लिए अगर हम मॉलिक्यूलर साइज देखें, साइज का ऑर्डर देखें चारों गैसेस के लिए, तो हमें पता है कि जब ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और जो हमारी इनर्ट गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ठीक है, इस तरीके से होती है। सो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो हमें कौन कौन सी गैसेस दी है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन दिया हुआ है। सो साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा फ्रॉम नियॉन टू जीनॉन, ठीक है। सो जीनॉन का एटॉमिक साइज क्योंकि सबसे बड़ा है, इसीलिए इसके लिए बी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, और इसी में हमें सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। फाइन, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। So the correct statement about the gases is okay. A and B van der Waal constant है, and इन gases के लिए हमें correct statement को select करना है। Options दिए हैं हमें, gas C will occupy less volume than molecular force of attraction। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है ए, ठीक है। अब क्योंकि हमें पहले वॉल्यूम जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसे कंपेयर करना है सी और गैस ए के लिए, तो चेक करें किसके बेसिस पे चेक करेंगे, बी के बेसिस पे। तो सी और ए देखो दोनों के लिए बी की वैल्यू सेम दी हुई है, बी की वैल्यू सेम है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब देखो बी की वैल्यू तो सेम है लेकिन ए की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है। ए की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जबकि जिसके लिए ए की वैल्यू कम है, जिस गैस के लिए ए की वैल्यू कम है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो सेम है लेकिन जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो ए पे भी डिपेंड कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं सी वाली जो गैस है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एज कंपेयर टू गैस ए। तो चेक करें किसमें दिया है, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए। ये हमें दो ऑप्शंस में दिया है बी एंड सी में, तो ए और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, ये तो बात हुई वॉल्यूम की। अब हमें कंपेयर करना है गैस बी और गैस डी में कंप्रेसिबिलिटी को। तो कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी भी गैस को आसानी से हम कब कंप्रेस कर सकते हैं, तब कंप्रेस कर सकते हैं जब उसमें इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। क्योंकि जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो उस गैस को कंप्रेस करना आसान होगा और वो ही गैस आसानी से लिक्विफाई भी हो जाएगी, ठीक है। और जिसके लिए ए की वैल्यू कम होगी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो उसे कंप्रेस करना भी मुश्किल होगा। फाइन, तो अब चेक करें बी और डी में, बी और डी के लिए देखो ए की वैल्यू सेम है। अगर ए की वैल्यू सेम है तो आप कैसे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे बी की वैल्यू के बेसिस पे। फॉर अ गैस टू बी मोर कंप्रेसिबल, फॉर अ गैस टू बी मोर कंप्रेसिव, और बी की वैल्यू लो होनी चाहिए, बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्योंकि बी क्या है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अगर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो उन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होगा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स अगर लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो उस गैस को कंप्रेस करना आसान होगा। तो क्या क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए, बी की वैल्यू लो होनी चाहिए। अब क्योंकि हमें बी और डी गैस के लिए ए की वैल्यू सेम दी है तो अब हमें बी की वैल्यू के बेसिस पे फाइंड करना पड़ेगा। जिस गैस के लिए बी की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। देखो अब बी की वैल्यू यहाँ पे देखो इसके लिए 0.04136 है, जबकि डी के लिए 0.4382 है, मतलब डी के लिए बी की वैल्यू ज्यादा है और बी के लिए कम है। मतलब हम बोल सकते हैं अगर कंप्रेसिबिलिटी देखनी हो तो बी विल बी मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू डी, ठीक है। तो चेक करें, गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी।
सो सी ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, द रेशियो ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, और अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा पीएम डिवाइडेड बाय आरटी। ठीक है, फाइन। अब हमें डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो अमोनिया गैस के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अमोनिया DNS3 will be equal to P into mass of ammonia gas, molar mass of ammonia gas divided by RT. Similarly, यहाँ पे HCl के लिए आ जाएगा डेंसिटी ऑफ HCl डिवाइडेड बाय P into मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय, करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस क्लोरीन का हमें दिया है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। दीज आर द मोलर मासेस। एंड अब हम डेंसिटी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, सो DNS3 डिवाइडेड बाय DHCl विल बी 17 डिवाइडेड बाय 36.5, एंड इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.46। ठीक है, सो डेंसिटी का रेशियो आ रहा है 0.4। टू क्लोज्ड बल्ब्स, ऑफ द बल्ब्स is then raised to T2, the final pressure PF is, okay, यहाँ पे क्या है, दो बल्ब्स हैं, इनिशियल प्रेशर इनका PI है, दोनों बल्ब्स में वॉल्यूम VV है, दोनों इक्वल वॉल्यूम के यहाँ पे बल्ब्स है, इन्हें हमने एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट किया है, और इनिशियली दोनों का टेम्परेचर कितना है, T1 है। ओके, एंड देन हमने क्या किया, जो सेकंड बल्ब है इसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया है। ओके, फाइन। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल प्रेशर PF, फाइनल प्रेशर PF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कौन कौन सी वैल्यूज है जो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली, टेम्परेचर को तो हमने चेंज कर दिया है, तो प्रेशर भी चेंज होगा, एंड वॉल्यूम यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि जो बल्ब्स है वो सेम है, सो वॉल्यूम यहाँ पर सेम रहेगा, और क्योंकि यहाँ से कोई भी गैस ऐड या फिर एस्केप नहीं हो रही है, इनिशियल एंड फाइनल मोल्स जो होंगे गैस के वो सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो ना ही हम ऐड कर रहे हैं ना ही एस्केप आउट हो रही है। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे जो हमारा हिंट है वो ये है दैट इनिशियल मोल्स इक्वल टू फाइनल मोल्स, जो गैस के इनिशियल मोल्स होंगे और जो फाइनल मोल्स होंगे वो सेम होंगे, मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब NI इक्वल टू N फाइनल लिख सकते हैं। ठीक है, NF लिख सकते हैं। फाइन। अब अगर इनिशियल मोल्स कैलकुलेट करें फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV इक्वल टू NRT होता है, सो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV बाय RT हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले बल्ब के लिए अगर हम ये इक्वेशन लिखे तो प्रेशर हो जाएगा PI, वॉल्यूम हो जाएगी V डिवाइडेड बाय R, एंड टेम्परेचर है T1। ओके, दिस इज फॉर द फर्स्ट बल्ब। ऐसा ही सेकंड बल्ब भी है, तो इसके लिए भी सेम आएगा, PI इंटू V एंड R कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर इसका भी T1 है। तो ये हो गए टोटल इनिशियल मोल्स दोनों बल्ब्स के। ठीक है, एंड फाइनल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर PF आ जाएगा, फाइनल प्रेशर PF इंटू वॉल्यूम एज इट इज है V। ठीक है, R एंड टेम्परेचर, फर्स्ट वाले बल्ब का टेम्परेचर T1 है, सेकंड का हमने चेंज किया है, सो प्लस PF इंटू वॉल्यूम सेम है एंड R, एंड यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा T2। ठीक है, फाइन। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज इनिशियल और फाइनली सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सेम है और R जो है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और R को हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से, दोनों साइड से। तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा PI डिवाइडेड बाय T1 प्लस PI डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, PF डिवाइड बाय T1 प्लस PF डिवाइड बाय T2, PF डिवाइड बाय T1 प्लस PF डिवाइड बाय T2। ठीक है, ये आ गया, और इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू PI बाय T1। ठीक है, इक्वल टू PF को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2, एंड यहाँ पे हम LCM लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PF इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू PI डिवाइडेड बाय T1। ठीक है,
फाइन। अब यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना था, फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में एक्सप्रेशंस ही दिए हुए हैं। तो पीएफ का एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है तो पीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी आई डिवाइडेड बाय T1 एज इट इज, और ये यहाँ पे जाएगा तो T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ओके, अब ये T1 से ये T1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा पी एफ इक्वल टू 2 पी आई एंड यहाँ पे आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है पीएफ के लिए। फाइन, तो चेक करें ऑप्शंस, 2 पी आई इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। ओके, ये कहाँ दिया है हमें, ये हमें लास्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। So here we have the question, when does a gas deviate the most from its ideal behavior? हमें बताना है कि गैस अपने आइडियल बिहेवियर से सबसे ज्यादा डेविएट कब करती है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सी ऑप्शन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एंड डी एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, सो आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क नहीं करता है, वहां पे कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क नहीं करते हैं आइडियल गैस के लिए। ओके, ये हम अज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। ठीक है, सो तब वो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं। और अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब प्रेशर लो हो, जब प्रेशर लो होता है एंड टेम्परेचर बहुत हाई हो, प्रेशर लो एंड टेम्परेचर हाई हो तो इस केस में जो गैस है वो आइडियली बिहेव करती है, गैस बिहेव्स आइडियली। ठीक है, इस कंडीशन पे जो भी गैस होगी रियल गैस वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी जब बहुत ही लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि लो प्रेशर एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाए, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती जाएगी, जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती जाएगी। और जब प्रेशर बहुत हाई होगा, जब प्रेशर बहुत हाई होगा एंड टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा एंड इस केस में सबसे ज्यादा डेविएट करेंगे आइडियल गैस बिहेवियर से। सो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन हमें कब मिलेगा, जब प्रेशर बहुत हाई होगा एंड टेम्परेचर लो होगा, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हमें सी ऑप्शन में दिया है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। So here we have the question. The initial volume of a gas cylinder is 750 ml. If the pressure of gas inside the cylinder changes from 840 mmHg to 360 mmHg, the final volume of the gas will be. Okay, यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 750 ml है, और अगर सिलेंडर के इनसाइड हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं 840 mmHg से 360 mmHg, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा गैस का। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर की हमने बात नहीं की है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइन, सो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वॉल्यूम गैस का। ठीक है,
सो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ओके, सो P1 कितना है, इनिशियल प्रेशर जो है वो 840 था, 840 इंटू इनिशियल वॉल्यूम है 750 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय P2, P2 कितना है 360 है। ओके, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू V2 विल बी 1750 मिलीलीटर, इतना वॉल्यूम हमें मिलेगा। और ये मिलीलीटर में है, लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो लीटर में दिए हैं। सो लीटर में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.75 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो V2 इज 1.75 लीटर, so that's why option A will be the correct answer. So here we have the question. Sulfur dioxide and oxygen were allowed to diffuse through a porous partition. 20 decimeter cube of SO2 diffuses through the porous partition in 60 seconds. Okay. The volume of O2 in decimeter cube which diffuses under the similar condition in 30 seconds will be. ओके, यहाँ पे हमें बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक पोरस पार्टीशन से डिफ्यूज किया है, तो SO2 का 20 डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज हुआ है इन 60 सेकेंड्स। हमें बताना है कि सिमिलर पोरस पार्टीशन से 30 सेकेंड में O2 का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ O2 हमें कैलकुलेट करना है जो कि 30 सेकेंड में डिफ्यूज हुई है। ओके, एटॉमिक मास हमें दिया है सल्फर का, फाइन। सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है डेसीमीटर क्यूब में, फाइन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो हम कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। जो भी गैस का मोलर मास है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फाइन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। मतलब हम लिख सकते हैं R1 बाय R2, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ M2 बाय M1, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, कितना वॉल्यूम गैस का डिफ्यूज हुआ है, ठीक है, इन द गिवन टाइम, मतलब टाइम फॉर डिफ्यूजन, टाइम फॉर डिफ्यूजन, कितना टाइम उसने लिया है डिफ्यूजन में, दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, फाइन। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R1 की जगह हम लिख सकते हैं V1 बाय T1। ओके, सो R1 की जगह हम लिख रहे हैं V1 बाय T1। V1 क्या होगा, जितना गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, और T1 कितने टाइम में डिफ्यूज हुआ है। ओके, डिवाइडेड बाय R2 की जगह क्या आ जाएगा, V2 बाय T2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ M2 बाय M1। ठीक है, अगर हम V1 T1 एंड M1 हम कंसिडर करते हैं फॉर SO2 गैस, अगर इसे हम SO2 गैस के लिए कंसिडर करें तो V2 T2 एंड M2 किसके लिए हो जाएगा, O2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, सो V1 बाय T1 क्या आएगा, V1 की वैल्यू कितनी है, SO2 गैस के लिए जो वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है वो 20 डेसीमीटर क्यूब है। सो यहाँ पे V1 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितने टाइम में हुआ था, 60 सेकेंड में हुआ था, डिवाइडेड बाय V2 हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया हुआ है, इक्वल टू रूट ऑफ M2। अब M2 क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 32 हो जाएगा, 16 प्लस 16 32, डिवाइडेड बाय M1 कितना होगा, SO2 का मोलर मास, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 ग्राम पर मोल, O2 का 32, सो ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा, सो 64 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड इससे ये 62 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 20 बाय V2, 2V2, 20 डिवाइडेड बाय 2V2, या फिर हम इससे डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं। सो 10 बाय V2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो 1 बाय रूट 2 आ जाएगा, 1 बाय रूट 2। ओके, सो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू रूट 2। ओके, एंड रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 होती है, सो ये कितना आ जाएगा, 14.1 आ जाएगा, एंड ये वॉल्यूम किस में आएगी,
डेसीमीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि जो पहले हमें वॉल्यूम दी थी वो भी डेसीमीटर क्यूब में दी हुई थी, तो ये भी हमें डेसीमीटर क्यूब में ही मिलेगा। सो 14.1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगी ऑक्सीजन गैस की। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। So here we have the question. The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. So the ratio of number of their molecules is, okay. यहाँ पे हमें बोला है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के का एक गैसियस मिक्सचर में जो मास रेशो है वो 1:4 है, तो हमें इनके मॉलिक्यूल्स का रेशो फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो फाइंड करना है। सो WO2 दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन का रेशो हमें दिया है 1:4, ठीक है। अगर हम कंसिडर करें दैट WO2, अगर हम कंसिडर करें कि मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो x ग्राम है, तो WN2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ x, मतलब 4x ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके मासेस हो गए। अब मॉलिक्यूल्स अगर हमें फाइंड करने तो पहले मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। सो मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसे हम NO2 से डिनोट करेंगे। सो NO2 विल बी क्या हो जाएगा? x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। सो x बाय 32 आ जाएंगे। पहले हमें वॉल्यूम दी थी वो भी डेसीमीटर क्यूब में दी हुई थी, तो ये भी हमें डेसीमीटर क्यूब में ही मिलेगा। सो 14.1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगी ऑक्सीजन गैस की। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। So here we have the question. The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. So the ratio of number of their molecules and mass of nitrogen का रेशियो है divided by molar mass of nitrogen N2. So N2 का molar mass कितना हो जाएगा? 14 plus 14, 28 ग्राम पर मोल, ठीक है, फाइन। सो और मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ nitrogen gas will be 4x divided by 28 into Avogadro number Na, ठीक है। सो रेशो अगर हमें फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रेशो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन N2, तो क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या है? x by 32 into Na रेशो 4x by 28 into Na, ठीक है, यही आएगा। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ रहा है? 4/28 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। 7 टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। सो रेशो हमारे पास आ रहा है 7:32, फाइन। सो 7:32 हमें दिया है बी ऑप्शन में, दैट्स द करेक्ट। PV वर्सेस P plot at constant temperature for an ideal gas, okay? P and V stands for pressure and volume of the gas respectively. यहाँ पे हमें बोला है कि PV वर्सेस P के लिए कौन सा ग्राफ सही एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। PV इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसे कांस्टेंट K से डिनोट करें तो PV इक्वल टू K है, फाइन। सो अब अगर हमें ग्राफ बनाना है, अगर हम P और V के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो P इक्वल टू K बाय V, ठीक है, ये होगा। सो अगर हम ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेशर और 1/V के बीच में ग्राफ बनाएं, प्रेशर वर्सेस 1/V के बीच में ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा फ्रॉम ओरिजिन, ओके। एंड अगर हम PV का ग्राफ बनाएं प्रेशर के साथ या वॉल्यूम के साथ, ठीक है, यहाँ पे हमने PV लिया है इस एक्सिस पे
एंड इसका अगर प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएंगे तो जैसा कि हमने अभी देखा कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर के साथ पीवी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, सो कांस्टेंट ग्राफ हमें मिलेगा। ऐसे ही अगर हम पीवी का वी के साथ भी ग्राफ बनाएंगे तो भी हमें एक कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, ठीक है, एक कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। फाइन, सो यहाँ पे ग्राफ कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट ग्राफ होना चाहिए, तो कांस्टेंट ग्राफ हमें ऑप्शन ए में दिया है, सो ए ऑप्शन सही होगा। बाकी सारे लेबल्स ऑफ ए बी एवरेज, ओके, यहाँ पे ग्राफ दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड के बीच में, ठीक है, एंड ए बी सी से मार्क किया हुआ है, एंड हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन सी स्पीड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, इस ग्राफ में। जैसे ऑप्शंस में हमें दिया है कि ए पॉइंट जो है वो URMS को बता रहा है, UMP को या फिर UM, ओके, ये तीनों वैल्यूज है। और इनका अगर हम रेशो लें, URMS वाली स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद B है और उसके बाद A है, ये स्पीड का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होनी चाहिए, अभी हमने रेशो देखा, रेशो के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वैल्यू होती है URMS की, तो इसका मतलब C जो पॉइंट है वो URMS है क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा हमारा U एवरेज, B जो पॉइंट है वो एवरेज स्पीड को बता रहा है, और जो सबसे कम स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सो UMP, A जो पॉइंट है वो UMP को शो कर रहा है, ठीक है। फाइन, सो चेक करें, ए पॉइंट होगा UMP, ए पॉइंट के लिए UMP हमें दो ऑप्शंस में दिया है, बाकी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। B है एवरेज स्पीड जो कि ए ऑप्शन में दी है, तो B को एलिमिनेट कर सकते हैं, और C हमारा UR। ग्राफ इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस, हमें बताना है कि चारों ग्राफ में से आइडियल गैस के लिए कौन सा ग्राफ सही नहीं है, ओके। सो यहाँ पे हमें डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बीच में एंड डेंसिटी एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ दिए हुए हैं आइडियल गैस के लिए, सो इनकरेक्ट हमें ग्राफ सेलेक्ट करना है। सो डेंसिटी का टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, सो यहाँ पे हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस, और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है। यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर है। एंड नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस लिख सकते हैं, इनटू RT। और हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, सो W बाय V जो होगा वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू W बाय V इंटू RT लिख सकते हैं, ठीक है। सो W बाय V क्या हो जाएगा, डेंसिटी, सो PM इक्वल टू DRT रिलेशन आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ओके फाइन, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा डेंसिटी और प्रेशर के बीच में वो क्या आएगा, डेंसिटी और प्रेशर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हम इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, D इक्वल टू KP, K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा डेंसिटी और प्रेशर के बीच में, ठीक है। सो ये ग्राफ हमें मिलना चाहिए डेंसिटी एंड प्रेशर के बीच में। अब टेम्परेचर से क्या रिलेशन है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसे हम लिख सकते हैं D इक्वल टू कॉन्स्टेंट K डिवाइडेड बाय T, K यहाँ पे अगेन कांस्टेंट है। तो अगर हम डेंसिटी और टेम्परेचर का डायरेक्टली ग्राफ बनाएं तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, तो हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फाइन, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन अगर हम डेंसिटी और 1/T के बीच में ग्राफ बनाएं, डेंसिटी वर्सेस 1/T का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा, डेंसिटी एंड 1/T अगर हमने ले लिया तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। फाइन, तो चेक करते हैं हम ऑप्शंस, सॉरी ग्राफ्स को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है और हाइपरबोलिक दिया है, मतलब ये वाला ग्राफ सही है। सेकंड वाले में डेंसिटी और डायरेक्टली टेम्परेचर लिया है फिर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, 1/T होता है तब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, सो सेकंड वाला गलत है। थर्ड वाला सही है, डेंसिटी एंड 1/T का ग्राफ, एंड डेंसिटी एंड प्रेशर का भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सो ये भी सही है। सो केवल सेकंड वाला जो ग्राफ है ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी 1990 Kelvin and 1 atmosphere pressure chlorine molecule is equal to number of chlorine atoms. Okay, तो Kp, सो यहाँ पे हमें क्लोरीन एटम्स के प्रेशर और क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल के जो प्रेशर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है दैट मॉलिक्यूल्स सेम ही होगा, इट इज अ कांस्टेंट, सो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि मोल्स ऑफ Cl2 will be equal to moles of chlorine atoms, moles of Cl atoms, ये हम बोल सकते हैं। दोनों के मोल्स अगर इक्वल है तो हम दोनों का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, फॉर एग्जाम्पल PCl2 क्या होगा, इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर P टोटल। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अगर दोनों के मोल्स इक्वल है तो हम यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे मिक्सचर में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर में उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है और दोनों के मोल्स अगर बराबर है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0.5 एंड 0.5 हो जाएगा। ठीक है, सो 0.5 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, हमें दिया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, सो टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रेशर ऑफ Cl एटम्स का भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी यही आएगा 0.5 इंटू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कि 0.5 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब Kp हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो Kp इक्वल टू क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, सो क्या बचेगा, सिर्फ 0.5 बचेगा, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, x इंटू 10⁻⁻1 दिया है, सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, x इक्वल टू 5 हो गया है। फाइन, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5। P at constant temperature is xb by RT, so the value of x is where z is compressibility factor। तो यहाँ पे हमें बोला है कि कोई गैस है जो कि P Vm माइनस बी इक्वल टू RT इक्वेशन को ओबे कर रही है, तो हमें डेल Z बाय एम माइनस PB इक्वल टू RT हो जाएगा। इन तीनों ही टर्म्स को अगर हम RT से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PVm डिवाइड बाय RT माइनस PB बाय RT इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड PVm बाय RT जो होता है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के इक्वल होता है, Z इक्वल टू PVm बाय RT होता है, सो यहाँ पे हम Z लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सो Z माइनस PB बाय RT इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, फाइन, एंड अगर हम यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड करें तो Z इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस PB बाय RT। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेल Z बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो यहाँ पे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो डेल Z बाय डेल P एंड टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 यहाँ पे वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, फिर बचा हमारे पास PB बाय RT जिसमें से B बाय RT कांस्टेंट है, तो B बाय RT तो यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, बचा प्रेशर, तो प्रेशर को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा डेल Z बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू B बाय RT, तो सिर्फ B बाय RT यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमें दिया है XB बाय RT, मतलब X की वैल्यू कितनी हो गई, X की वैल्यू हो गई है 1। ओके, so that's why the correct answer of this question is the pressure exerted by a non-reactive per mole 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, फाइन, ओके, तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, सो NCO2 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.2 मोल। ओके, फाइन, सो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे दोनों गैसेस के, टोटल मोल्स हमारे पास हो जाएंगे
and total moles Nt will be equal to 0.4 plus 0.2 equal to 0.6. तो 0.6 मोल हमारे पास टोटल मोल्स आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है दोनों गैसेस से, मतलब मिक्सचर कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आइडियल गैस अगर हम दोनों का अज्यूम करें तो यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। सो P टोटल इंटू V वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आ जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पे हमें लीटर में दिया है, इससे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। सो 10 लीटर हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। सो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। सो 10 इंटू, अगर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें सो 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गई है। सो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो प्रेशर मिलेगा वो होगा पास्कल में, एंड दैट विल बी 149 मींस 1,49,652 पास्कल। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और इसे अगर हम किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो 149.652 किलो पास्कल हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली इसे नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो 150 आ जाएगा। सो इट विल बी 150 किलो पास्कल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी 150। अ होम ओनर यूजेस 4.0 कैलकुलेट करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम चेंज कर लेते हैं लीटर में। सो वॉल्यूम है 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में वॉल्यूम आ जाएगी। सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻6 लीटर, ये वॉल्यूम आ गई है। प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, 300 केल्विन, एंड आर की जो वैल्यू हम यूज करेंगे दैट विल बी इन लीटर एटमॉस्फेयर, एंड इट इज 0.083 अप्रोक्सीमेटली लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब हमें एन कैलकुलेट करना है। सो सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो P1 हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम हो जाएगी 4 इंटू 10⁻6 लीटर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, एंड इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.1606 इंटू 10⁻6 मोल। ओके, तो हमारे पास मोल्स आ गए हैं। तो अब हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं मीथेन गैस का। सो मास ऑफ मीथेन, mass of methane gas will be mole into molar mass of methane. So mole हमारे पास है 0.1606 into 10⁻6 into मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। सो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल वैल्यू आएगी दैट विल बी 26 into 10⁻5। ओके फाइन, सो यहाँ पे जो हमें सो x की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आ रही है 26 के बराबर आ रही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स गैस एट अ प्रेशर। तो और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, R ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, मोल्स भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इसकी वजह से हम इसे क्या लिख सकते हैं P1 बाय P2 विल बी इक्वल टू T1 बाय T2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम प्रेशर कैलकुलेट यूज करके, सो P1 कितना है, इनिशियल प्रेशर जो है इसका वो कितना है 300 किलो पास्कल है। सो इसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 इंटू 1000 यानी 10⁻³ पास्कल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय P2। तो मैक्सिमम कितना प्रेशर ये विथस्टैंड कर सकता है वही P2 होगा, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा। सो यही हमारा मैक्सिमम प्रेशर है P2 है। सो इट विल बी 1.2 इंटू 10⁻6 पास्कल। ओके फाइन, एंड T1 कितना है, टेम्परेचर T1 यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है, लेकिन पहले हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। सो 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। सो 300 आ गया। T2 हमें कैलकुलेट करना है।
सो यहाँ से जो हमें टेम्परेचर मिलेगा दैट विल बी इन केल्विन, वो केल्विन में मिलेगा। सो यहाँ से T2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा 1200 केल्विन, लेकिन हमें डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। सो डिग्री सेल्सियस में T2 कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 273 कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा जिसपे कि सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, द आंसर विल बी 927। So here we have the question. Two flask 1 and 2 shown below are connected by a valve of negligible volume. Okay, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो यहाँ पे फ्लास्क है, फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2, एंड इन्हें एक वॉल्व से कनेक्ट किया हुआ है, वॉल्व ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ओके, अब हमें बोला है व्हेन द वॉल्व इज ओपन्ड द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन बार इज, जब वॉल्व को ओपन करेंगे तो इस सिस्टम का फाइनल प्रेशर क्या होगा। ओके, एंड यहाँ पे एक्चुअली प्रेशर जो है वो x इंटू 10⁻⁻² की टर्म्स में दिया है, तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, एंड हमें अज्यूम करना है कि आइडियल गैस है और 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ये हमें दिया है। नाइट्रोजन का मोलर मास एंड R की वैल्यू भी हमें दी हुई है। ओके, फाइन। सो फाइनल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो दोनों फ्लास्क जो है, दोनों फ्लास्क में सेम गैस है, नाइट्रोजन गैस फिल्ड है। ओके, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। एक फर्स्ट फ्लास्क में 2.8 ग्राम है, सेकंड फ्लास्क में 0.2 ग्राम है। फर्स्ट फ्लास्क का टेम्परेचर 300 केल्विन है जबकि सेकंड का 60 केल्विन है। तो जब वॉल्व को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, क्योंकि एक फ्लास्क हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा लो टेम्परेचर पे है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एक्सचेंज होगा, हीट का फ्लो होगा। ओके, एंड ये हीट फ्लो तब तक होगा जब तक कि पूरे सिस्टम का एक टेम्परेचर सेम टेम्परेचर ना हो जाए। ओके, एंड वॉल्यूम भी अलग अलग है, एक फ्लास्क की 1 लीटर है, दूसरे की 2 लीटर वॉल्यूम है। फाइन, तो क्या क्या चेंज होगा, जब हम वॉल को ओपन करेंगे तो जो गैस है हमारी मिक्स हो जाएगी एंड टोटल मोल्स हमें कैलकुलेट करने होंगे एंड फाइनल टेम्परेचर भी हमें कैलकुलेट करना होगा। फाइनल टेम्परेचर और मोल्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला है कि आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए हम आइडियल गैस इसका मास दिया है 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस विच इज 28 ग्राम पर मोल। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 1/140 मोल। ओके, सो हमें मोल्स मिल गए हैं एंड टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, n total will be equal to n1 plus n2 after removing the wall. Okay, fine. So n1 plus n2 क्या हो जाएगा, n1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, so 1/10 plus 140, these are the total moles. Okay, so total moles हमारे पास आ गए। अब हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा एंड ये तब तक होगा जब तक कि सेम टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाता। एंड जब सेम टेम्परेचर अटेन होगा, फाइनल टेम्परेचर पे जितनी हीट फ्लास्क 1 लूज करेगा उतनी ही हीट फ्लास्क सेकंड जो है वो गेन करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एट फाइनल टेम्परेचर T heat lost by N2 in flask 1 will be equal to heat gained by N2 in flask second। ओके, यही होगा जब फाइनल टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। फाइन, सो हीट लॉस्ट एंड हीट गेन कैसे फाइंड करेंगे, हीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो हीट होगी उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला NCM डेल्टा T। ओके, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। सो फ्लास्क 1 में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 एंड CM विल बी द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड डेल्टा T आ जाएगा साथ में। ओके, इक्वल टू एंड फ्लास्क सेकंड में मोल्स N2 हो जाएंगे एंड इट विल बी CM इनटू डेल्टा T। ओके, सो N1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/10, 0.1, एंड क्योंकि दोनों फ्लास्क में सेम गैस है तो मोलर हीट कैपेसिटी सेम ही होगी दोनों फ्लास्क में एंड डेल्टा T क्या आ जाएगा। अब देखो फ्लास्क 1 ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे, तो जो इसका फाइनल टेम्परेचर होगा वो
इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा क्योंकि ये हीट लूज कर रहा है। सो इसका जो T1 टेम्परेचर है वो हाई है, ठीक है। सो हाई में से लो को हम माइनस कर देंगे। सो इट विल बी 300 माइनस T इक्वल टू N2 क्या है 1/140 इंटू Cm, एंड यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर होगा इट विल बी हाई एज कंपेयर टू 60 केल्विन। सो इसे हम लिखेंगे T माइनस 60 केल्विन। ओके, सो Cm से Cm कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों फ्लास्क में नाइट्रोजन गैस है। सो Cm की वैल्यू सेम होगी। सो आफ्टर दिस, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ T एज 284 केल्विन। ये हो जाएगी फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू। ओके, सो फाइनल टेम्परेचर मिल गया है, मोल्स मिल गए हैं, अब हमें क्या चाहिए वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, फाइनल वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2। सो फर्स्ट वाला जो फ्लास्क है इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, सेकंड का 2 लीटर है। सो 1 लीटर प्लस 2 लीटर कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो है प्रेशर यहाँ पे बार में कैलकुलेट करना है और आर की जो वैल्यू हमें दी है वो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन में दी है। तो आर की जो वैल्यू है, जब आर की वैल्यू हम जूल पर मोल पर केल्विन में यूज करते हैं तो वॉल्यूम हमें लेना होता है मीटर क्यूब में। ओके, सो वॉल्यूम अगर हम मीटर क्यूब में लेते हैं तो लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। सो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो ये आ गई वॉल्यूम। एंड अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन में रखें, सो प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT/V, ठीक है। सो n की वैल्यू कितनी है 1/10 प्लस 1/140 टोटल मोल्स, ठीक है, इंटू r की वैल्यू 8.31 आ जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। एंड टेम्परेचर कितना है हमने कैलकुलेट किया है 284 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखो ये सारी जो वैल्यूज हमने रखी है और जो यूनिट्स हमने यूज की है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर यहाँ पे हमें मिलेगा वो किस में आएगा पास्कल में आएगा। लेकिन हमें प्रेशर किस में चाहिए बार में चाहिए। तो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इसका मतलब 1 पास्कल किसके इक्वल होगा 10⁻⁻5 बार के इक्वल हो जाएगा। तो जो प्रेशर यहाँ पे हमें मिलेगा पास्कल में उसे बार में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो प्रेशर आएगा वो किस में आएगा बार में आ जाएगा, ठीक है। सो प्रेशर को अब कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो हमें मिलेगी वैल्यू 84.28 इंटू 10⁻⁻² बार। ओके फाइन। एंड